दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के जीएस और इसके 1 लाख क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सेगमेंट थोड़ा-सा ये मैराथन सेशन होगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को गागर में शागर भरने वाला काम आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। साथियों, ये जो सेगमेंट है बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो पॉलिटी का सार है, यूँ समझिए कि ये एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये पॉइंटर के माध्यम से चलेगी। ये सीरीज़ थोड़ी-सी लंबी होगी, लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज़ होगी। ये आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रेगुलेटिंग एक्ट और जितने सारे एक्ट हैं उनके बारे में और जो भी अधिनियम हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। संविधान निर्माण के स्रोत क्या हैं, उद्देश्य का क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र क्या है, नागरिकता क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। ये सारी चीज़ें सेगमेंट चलेंगे और धीरे-धीरे करके नीति निर्देशक तत्व और संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका विधायिका, न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें, पंचायती राज और संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय और केंद्र राज्य संबंध, संघ अधीन सेवाएं, कुछ वर्गों के विशेष संबंध, राजभाषा आपात संबंध, इन सारी चीज़ों के बारे में आप समझेंगे। विदेश नीति और संशोधन प्रक्रिया, विविध तथ्य और प्रमुख भाग, अनुच्छेद, अनुसूची और संशोधन, राजनीतिक संवैधानिक शब्दावली। ये सेगमेंट आप लोगों की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पॉलिटी के एक-एक क्वेश्चन पॉइंट यानी कि सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी। साथियों, बड़े धैर्य के साथ इस सेशन के साथ जुड़ना होगा। आप लोगों को थोड़ा यूँ समझिए कि इसमें टाइम ज़रूर आपका थोड़ा-सा स्पेंड होगा, लेकिन हाँ, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा और मुझे उम्मीद है कि आप एन्जॉयमेंट के साथ आप मेरे साथ पढ़ेंगे और साथियों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ और आप लोग देखेंगे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल ढंग से आप लोग समझ पाएँगे। साथियों, चलते हैं इस पॉइंट पर। जैसा कि दिया गया है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो देखिए, लोकतंत्र, प्रतिनिधि संस्थान, तानाशाही शक्तियों पर अंकुश, विधि के शासन की संकल्पनाएं भारत में नई नहीं। प्राचीन भारत के अनेक भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रविधि, विचारण व मंडल और स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विद्यमान हैं। वैदिक काल से ही लोकतंत्र संस्थाओं का उल्लेख मिलने लगता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का विवरण मिलता है। चोल कालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मानी जाती है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, क्या 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में कंपनी के विजय के साथ ही जो है 1757 में प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 में, उसमें कंपनी की विजय हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय के साथ ही अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई और तब से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही भारत में कंपनी के प्रशासन, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत हुई। तो ये आप देखेंगे, देखिए किस प्रकार से एक्ट की शुरुआत हुई और अधिनियम लागू किए गए। तो देखिए, संवैधानिक विकास अधिनियम, भारत के संवैधानिक विकास रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आता है पीट्स इंडिया एक्ट और फिर आता है अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1786, चार्टर एक्ट आता है 1793 और फिर अधिनियम 1800 और फिर चलता है चार्टर एक्ट 1793 के बाद चार्टर एक्ट 1813 और फिर 1833 से 20-20 साल पर जो एक्ट आ रहे हैं और ये 1800
1953 एक्ट आया, फिर जो है भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में अधिनियम आया, और फिर अधिनियम 1861 आया, और 61 के बाद में अधिनियम 1892 आया, और फिर ये शासन अधिनियम, ये जब भारत शासन अधिनियम 1861 और फिर 1852, 1892, फिर 1919 अधिनियम, और फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919, 1909, इसके बाद में 1919, और फिर 1935, और फिर 1947 जो कि संता अधिनियम था, और हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। देखिए समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बारे में समझते हैं। भारत एक सुनिश्चित शासन प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो 1774 में लागू हुआ। शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला ये अधिनियम था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन ये लागू किस वर्ष हुआ? 1 साल बाद हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस अधिनियम के द्वारा हुई। किसकी? एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई इसी अधिनियम के द्वारा, और वो भी कहाँ पर? बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन करने के लिए। देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रखा गया। तो देखिए ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इसके प्रशासन के लिए जो गवर्नर जनरल चुना गया, उसके अधीन ही, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही 2 अन्य प्रेसिडेंसियां जो कि अधीन कर दी गई, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। कौन सी? मद्रास और मुंबई की। कौन सी? मद्रास और मुंबई की। ये 2 प्रेसिडेंसियां जो है, बम्बई प्रेसिडेंसी, तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया। किसके? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और इसी एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की नियुक्ति भी हुई थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अच्छा, इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर था, अब क्या हुआ? इसके माध्यम से गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। किसके माध्यम से? इस एक्ट के माध्यम से। एक्ट द्वारा गठित गवर्नर जनरल परिषद, इसकी परिषद भी गठन किया गया। परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। अब देखिए प्रथम गवर्नर जनरल बनाया कौन गया था? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया बंगाल का? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित हुआ इसी एक्ट के माध्यम से, और सर्वोच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में स्थापित हुआ। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से हुई, और ये जो है कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में इसकी स्थापना भी हुई। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4। देखिए एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र कौन सा था? सिविल, आपराधिक, नौसेना मामलों में। देखिए इस एक्ट के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी। अगर ये सर्वोच्च न्यायालय जो 1773 में कलकत्ता में स्थापित हुआ, इसके निर्णय जो दिए जाते थे, डिसीजन, उन पर उनके विरुद्ध भी अपील हो सकती थी, और वो अपील हो सकती थी प्रीवी काउंसिल में। किसमें? प्रीवी काउंसिल में ही अपील हो सकती थी। 1773 एक्ट के त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 बोला जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें सुधार के लिए जो है, जो इसमें त्रुटियां नजर आ रही थी, कुछ इनको त्रुटियां लग रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि इसके परिमार्जन के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की अधिनियम पारित हुआ। देखिए किस अधिनियम द्वारा रेगुलेटिंग
किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई? तो इसी एक्ट के माध्यम से, यानी कि 1773 में आपने क्या-क्या देखा कि एक जो है एक बंगाल प्रेसिडेंसी जिसका गवर्नर जनरल में बदला गया, और वो वारेन हेस्टिंग थे प्रथम गवर्नर जनरल। और दूसरी चीज़ आपने देखा कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन 2 प्रेसिडेंसियाँ मद्रास और मुंबई कर दी गई। और आपने क्या देखा कि इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई। और आपने क्या देखा कि इस अधिनियम के तहत प्रीवी काउंसिल, जो इसके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, वो भी कलकत्ता में, और उसके विरुद्ध जो डिसीजन दिए जाते थे वो प्रीवी काउंसिल में ही दिए जाते थे। और इस माध्यम से जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन एक परिषद की स्थापना हुई। उस परिषद में 4 सदस्य थे, और 4 सदस्यों में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। और आपने क्या देखा, इसकी परिषद में 4 मेंबर थे। इसकी परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में 4 मेंबर भी थे। तो इतनी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखी। अब देखिए, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में आप क्या देखते हैं कि ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु एक संस्था स्थापित करी गई, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आपने 1773 में देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई, और वो कंपनी के मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। लेकिन जो कंपनी के राजनीतिक नियंत्रण थे, राजनीतिक नियंत्रण और निरीक्षण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, और वो 1784 में हुई। तो ये आपने देखा, और ये भी देखा कि राजनीतिक और प्रशासनिक जो है अलग अलग कर दिए गए। अब देखिए, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रशासन पर नियंत्रण और निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था। किस पर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। तो किसके द्वारा नियुक्ति की जाती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ही नियुक्ति होती थी। और इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी, जो कि 1773 में गठित किया गया था एक्ट के माध्यम से। और ये कंपनी के व्यापारिक मामलों का जो है अधीक्षण ये देखता था, और राजनीतिक मामलों का अधीक्षण क्या देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस में हुई थी, पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जो कि कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखता था, और व्यापारिक मामलों को कौन देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता था। आते हैं हम 1786 अधिनियम, जो कि गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत आया। यानी कि गवर्नर जनरल अब क्या कर सकता है कि अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो अपने निर्णय को वो अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त भी कर सकता है और लागू भी कर सकता है। ये दोनों चीजें, अपनी परिषद पर उसे पूरा हक है, अपनी परिषद उसके अधीन, यूँ समझिए उसके अधीन गवर्नर जनरल के, वो चाहे तो अपनी परिषद के निर्णय को लागू करे या फिर उसे निरस्त करे। ठीक है। और किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। तो आप समझ ही रहे भाई, प्रधान शक्तियां ही हैं कि वो अपने परिषद के निर्णय को जब चाहे वो लागू भी कर सकता है और निरस्त भी कर सकता है। तो इसका मतलब उसे क्या दिया गया, प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई 1786 अधिनियम के अंतर्गत, इसी अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल की पावर इस अधिनियम में देखने को मिलता है, काफी बढ़ा दी गई थी। ठीक है। अब देखते हैं चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट 1793, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। जो कंपनी है वो अब व्यापार 20
वर्ष तक उसके व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिए गए थे। तो ये 1793 एक्ट के माध्यम से हुआ। इस माध्यम से जो नियंत्रक मंडल था, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान था। देखिए 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो कंपनी के लिए, यहाँ कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे उन पर नियंत्रण रख रहा था, उसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनको भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान बना दिया गया। और आपने क्या देखा कि इस चार्टर के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है। ये भी इस एक्ट के माध्यम से देखने को मिला कि अगर गवर्नर जनरल कहीं जा रहा है या उसकी अनुपस्थित है, तो वो अनुपस्थित में जो परिषद के उसके सैनिक हैं, परिषद के असैनिक सदस्य हैं जो, उनको वो उप प्रधान भी नियुक्त करके जा सकता है, यानी कि उनको उप प्रधान नियुक्त कर सकता है अगर अगर उसके गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति है तो। वैसे किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई? आपको लाइसेंस बनवाना होगा तभी आप शराब बेच सकते हैं। तो ये जो है 1793 एक्ट के माध्यम से देखने को मिला, यानी कि बिना लाइसेंस के आप शराब नहीं बिक्री कर सकते। तो ये रोक लगा दी गई, बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई। देखिए चार्टर एक्ट 1813 कुछ विशेषताएं। देखिए चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या मिलता है कि सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई 1813 एक्ट के माध्यम से। तो देखिए ये जो चार्टर एक्ट आया तो इसने बड़ा परिवर्तन ला दिया, यानी कि भारत को अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि सारी कंपनियां मिलकर के लूटेंगी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। तो इस चार्टर के माध्यम से सभी अंग्रेज व्यापारियों को छूट दे दी गई कि आप सब लोग आओ और भारत में व्यापार करो, यानी कि भारत को लूटो। तो ये छूट प्रदान कर दी गई 1813 के चार्टर एक्ट में। और इन्होंने एक काम किया जो 1813 में, कि ईसाई धर्म का भी प्रचार किया कि अब आओ, और ईसाई मिशनरियों को भेज दिया इसमें, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो ये चार्टर एक्ट बड़ा परिवर्तन कर देखने को मिलता है कि इसमें देखने को मिलता है ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन कराते हैं, यानी कि जबरदस्ती उनका, यूँ समझिए कि एक तरीके से भारतीयों को लालच दे करके अपने धर्म में मिला रहे थे। तो ईसाई धर्म के प्रचार की भी अनुमति हो गई। और इस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान दिया गया, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 में। तो देखिए ये भी दिया गया कि अब भारत में जो है, देखिए एक चीज, पहले ईसाई बनाओ, और दूसरी चीज कि अब भारत में सारे अंग्रेज जितने भी व्यापारी हैं वो सब आकर के लूटेंगे, और उनको जल्दी से अंग्रेज बनाओ, ईसाई धर्म का प्रचार करो। और वो कैसे अंग्रेज होने चाहिए, यानी कि उनको शिक्षा पर खर्च करो। ये कौन सी शिक्षा होगी? ये हिंदी शिक्षा नहीं होगी, ये इंग्लिश शिक्षा पर कमांड ज्यादा दे रहे थे। तो ये जो है उनको मतलब ऐसे अंग्रेज बना रहे थे कि वो हमारे अंडर में काम कर सके। तो इसलिए वो शिक्षा पर भी 1 लाख वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया था। तो ये उनका षड्यंत्र था अंग्रेजों का। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय ब्रिटिश किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यानी कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसी एक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है। तो 1813 में कुछ बड़े परिवर्तन हुए जो देखने को मिलते हैं। और देखिए 1833 एक्ट में क्या देखने को मिलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से सभी वाणिज्यिक अधिकार जो कंपनी के थे वो समाप्त कर दिए गए।
और दूसरी चीज देखा गया इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब क्या होगा, अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनेगा ये इस एक्ट में। हालांकि 1773 के एक्ट में गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को उसको दोनों प्रेसिडेंसियां और भी दे दी गई, मद्रास और मुंबई की। लेकिन अब गवर्नर जनरल को देखने को मिलता है संपूर्ण भारत देखेगा वो। अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस एक्ट के माध्यम से, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा और क्या हुआ कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने भाई कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप यूँ समझ लें। और इस एक्ट के माध्यम से जिसने मुंबई मद्रास परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति को समाप्त कर दिया। तो अब मुंबई और मद्रास की परिषदों की विधि जो निर्मात्री शक्ति थी, अब विधि का निर्माण नहीं करेगी, यानी कि उसकी शक्ति समाप्त हो गई, मुंबई और मद्रास की जो परिषद थी। तो इसी एक्ट के माध्यम से और क्या हुआ, इस एक्ट के में किस धारा में उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। धारा 87, यानी कि धारा 87 इसी एक्ट के अंतर्गत धारा 87 बनाई गई, जिसमें ये निर्धारित किया गया अब सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है उनके धर्म के स्थान पर, उनके जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा में अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यानी कि अयोग्य नहीं माना जाएगा। बस वो क्या होना चाहिए, अंग्रेज होनी चाहिए, कहने का मतलब है उनको इंग्लिश आती होनी चाहिए, क्रिश्चियन होना चाहिए, ऐसा कुछ है ना, इस तरीके से। तो 21 चार्टर एक्ट के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा देखिए ब्रिटिश सम्राट के नाम पर जो है नाम से शासन किया जाएगा। तो ये परिवर्तन भी देखने को मिलता है कि अब ये बोल रहे हैं कि क्या होगा, ब्रिटिश सम्राट ही शासन करेगा, अब कंपनी का प्रशासन नहीं होगा। अब क्या होगा, भारतीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है अब ब्रिटिश सम्राट के अंडर में आ गया। अब ब्रिटिश सम्राट जो है देखेगा। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। अब दास प्रथा नहीं होगी, कोई दास नहीं रख सकता है 1833 के माध्यम से। तो अब जो है, क्योंकि अब लगभग भारत के जो लोग हैं लगभग अंग्रेज बन चुके हैं, जिनको इंग्लिश आने लगी है कुछ लोगों को, तो वो जो है इस एक्ट के माध्यम से अब वो नौकरी भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब बहुत सारे इसे ईसाई भी बन चुके हैं। और ये चीज़ हुआ कि अब जो है दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, कोई दास जो है अपने यहाँ नहीं रख सकता है। ये गैर कानूनी हो गया इसी एक्ट के माध्यम से। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ यानी कि चौथा सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया 1833 के द्वारा। और पहला विधि विशेषज्ञ कौन, मैकाले को नियुक्त किया गया। तो पहला विधि विशेषज्ञ किसे बनाया गया, विधि विशेषज्ञ, यानी कि अब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें क्या हुआ, एक विधि सदस्य, चौथा सदस्य के प्रावधान किया गया। तो इस आय के माध्यम से ये भी देखने को मिलता है एक विधि सदस्य भी उसकी परिषद में जोड़ दिया गया। तो पहले चार लोग थे परिषद में, अब एक विधि सदस्य भी, पहले 3 लोग थे, अब विधि परिषद में चौथा सदस्य जो मतलब चौथा जो सदस्य होगा वो विधि विशेषज्ञ होगा। कुल मिला के उसकी परिषद में 4 सदस्य हैं, उनमें से अब 3 सदस्य और रहेंगे, बाकी जो विधि विशेषज्ञ होगा वो भी उसकी परिषद में अब रख दिया गया 1833 के माध्यम से। तो पहला विधि विशेषज्ञ मैकाले, लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। देखिए 1853 का चार्टर एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए पहली बार इस किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया, वो चार्टर एक्ट 1853 था। कौन था, चार्टर एक्ट 1853। यानी कि पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया, तो चार्टर एक्ट 1853। किस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो अब क्या हुआ कि जो 1853 का चार्टर एक्ट था उसमें एक विधि निर्माण के लिए
इसमें विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना होगी। ठीक है। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है एक नए लेफ्टिनेंट प्रशासनिक जो कार्य होगा उसके लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति हुई। तो अभी तक आप देख रहे थे भारत का संपूर्ण जो है गवर्नर जनरल देख रहा है, लेकिन अब जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, लेकिन अब क्या हुआ कि इस एक्ट के माध्यम से जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेगा। कहने का मतलब उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेगा। और इस एक्ट के माध्यम से जो सिविल सेवाएं हैं उनकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और इसके लिए भारतीयों का रास्ता भी खोल दिया गया। अब सिविल सेवा का रास्ता खोल दिया गया और इस संदर्भ में 1854 में एक समिति बनाई गई जिसे मैकाले समिति कहा जाता है। तो मैकाले समिति कब बनाई गई? 1853 के चार्टर एक्ट में, और उसके अंतर्गत सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं का शुभारंभ भी हो गया। और देखिए इस भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी आरंभ देखने को मिलता है। देखिए भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत का आरंभ किया गया और 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में देखिए किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली गई? तो 1853 का चार्टर एक्ट के माध्यम से। यानी कि किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक से भारत की जाने वाली नियुक्ति की शक्तियां हैं वो समाप्त कर दी गई। तो इसी एक्ट के माध्यम से। और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य बन जाएगा विधि सदस्य। तो ये भी इस एक्ट में इस अधिनियम में देखने को मिलता है। अब जो है 1858 यानी कि 1857 की क्रांति के बाद अधिनियम बना। इसमें देखिए क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या है? ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पारित किया गया 1858 में। ये भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में अब नहीं रहेगा, उनके हाथों से ले लिया गया। अब उसको ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। किसको? ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। और इस एक्ट के माध्यम से अब गवर्नर जनरल को क्या कहलाया जाएगा? वायसराय। तो आपने 1773 में देखा था गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1773 में क्या देखा था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फिर आपने देखा उसे जो है देखिए आपने क्या देखा था? ये आपको जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है 1873 की ओर लेके चलते हैं आप लोगों को, और ये दिखाते हैं। ये आपका ये प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनाया गया था। लेकिन देखिए एक और परिवर्तन जो देखने को मिला था वो आपने शायद अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लें कि अब जो है 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके बाद में कौन सा 1858 देखिए 1773 में आपका क्या बनाया गया? आपका गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। लेकिन जो 1833 का अधिनियम आया था उसमें संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। ये पॉइंट। और फिर आपने देखा कि जब 1858 आया, यानी कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, तब इसमें वायसराय बना दिया गया, तब इसमें वायसराय बनाया गया। तो ये पॉइंट आप विशेष तौर से याद रखेंगे। देखिए ये देखने को मिला वायसराय, और वायसराय प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए बेंटिंग बने थे संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और वारेन हेस्टिंग बने थे गवर्नर जनरल, लेकिन वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1858 अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया।
जो आपको देखने को मिला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई थी 1773 एक्ट में, तो ये भी समाप्त हो गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति हुई थी पीट इंडिया एक्ट में, ये भी आपका समाप्त कर दिया गया। और फिर क्या हुआ कि अब जो है इन दोनों शक्तियों को समाप्त करके अब किसे सौंप दिया गया, अब राज्य सचिव ही सारी चीजें देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। अब इन सारी शक्तियों को, समस्त अधिकारों को इनके भारत का राज्य सचिव देखेगा। अब किस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल और निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल, यानी कि वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया? तो वही है रिपीटेड 1858 अधिनियम के तहत भारत सचिव के सहायता के उपबंध किया गया। उसके भारत, जाहिर सी बात है कि बोर्ड, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त किया गया, तो जाहिर सी बात है एक परिषद जो बनाई जाएगी भारतीय राज्य, जो सचिव होगा उसको समस्त अधिकार दिए जाएंगे, तो उसके लिए एक परिषद का गठन होगा। और परिषद में लगभग कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे जो भारतीय परिषद के, जो उनकी हेल्प करेंगे। यूं समझिए कि अब निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को मर्ज करके एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बना दी गई, यूं समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? अब क्या होगा कि जो भारत का गवर्नर जनरल होगा, अब जो भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यानी कि अब बिना सचिव के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भारत का, यूं आप समझिए। ठीक है, अब 1858 के अधिनियम के द्वारा ये परिवर्तन देखने को मिला। और भारत जो राज्य सचिव है उसको ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? उत्तरदायी होने का कारण ये था कि वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। वो क्या था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861, आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1861। और किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया सम्मिलित किया गया? तो 1861 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो अधिनियम था 1861, उसके द्वारा सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ हुआ। अब देखिए इस परिषद के द्वारा, जो 1861 का जो अधिनियम था, इस परिषद के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि वायस राय को अब और शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। यानी कि उसे क्या प्रदान किया जा रहा है? आपातकाल में वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और दूसरी चीज कि भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। ये थोड़ा सा देखने को मिला कि उनको दिखाना था कि भारतीय भी कानून बना रहे, तो ये थोड़ा सा लालच दिया गया उनको। अब कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें शामिल कर लिया गया कुछ भारतीयों को। और ये वही चीज है कि भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली देखने को मिलती है इस अधिनियम में। तो देखिए, और आपातकाल में ये चीजें वायसराय को दी गई। और आप क्या देख रहे हैं कि कि इस मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसियां हैं उनको पुनः विधायी अधिकार दिया गया। पुनः, यानी कि विधायी शक्तियां उनकी छीन ली गई थी जब वो बनाया गया उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन अब आपको देखने को मिलता है कि इनकी प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां दे दी गई, और विधायी शक्तियां दे करके इनका क्या किया गया? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, और विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन सिद्धांत की कल्पना की गई थी। तो इस अधिनियम में क्या हुआ कि शक्ति विभाजन सिद्धांत की भी कल्पना की गई थी। और इस अधिनियम द्वारा जो वायसराय की परिषद थी उसको कानून बनाने की शक्ति प्रदान थी। वायसराय की जो परिषद थी, जो 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, इन दोनों को समाप्त करके जो परिषद बनाई गई, वायसराय की परिषद, उसको कानून बनाने की शक्ति प्रदान थी। और जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत भी करी विभागीय प्रणाली की। ठीक है, ये भी देखने को मिलता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी इन्होंने करी थी। और क्या देखने को मिला कि 1861 में देखिए
इस अधिनियम द्वारा वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध था। यानी कि न्यूनतम 6 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम कितने सदस्य, 12 सदस्य हो सकते हैं। किसमें, जो कार्यकारी परिषद है वायसराय की, उसमें अधिकतम यानी कि न्यूनतम 6 हो सकते हैं, 6 से कम नहीं हो सकते हैं, और अधिकतम 12 हो सकते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था, 2 वर्ष होता था। जो अतिरिक्त सदस्य होंगे उनका 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित विधायी परिषद भी थी, और विधायी परिषद बंगाल 1862 और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 और पंजाब जो है 1897। तो ये विधान परिषदें भी स्थापित करी गई। यानी कि 1861 के अंतर्गत 3 प्रांतों में जो है देखने को मिलता है विधान परिषदें। एक तो बंगाल में जो कि 1862 में, और 1861 में अधिनियम आया, 62 में बंगाल में विधान परिषद हुई, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो था उसमें 1866 में हुआ, और 1897 में जो है पंजाब में विधान परिषद की स्थापना की गई। देखिए, वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्यों को किस रूप में सम्मिलित किया गया, तो 5वें सदस्य। देखिए, वायसराय में जो गवर्नर जनरल में आपको देखने को मिला था, एक विधि सदस्य स्थापित हुआ था, चौथा, लेकिन जो वायसराय की कार्यकारी परिषद बनाई गई उसमें 5वें सदस्य के रूप में विधि सदस्य को स्वीकार किया गया, सम्मिलित किया गया। देखिए, वायसराय की परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों और आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो किस अधिनियम के द्वारा, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, वो अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार का शुभारंभ का प्रथम प्रयास किया गया 1861। देखिए, वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन का अधिकार दिया गया। तो इनकी जो परिषद थी वायसराय की, उसमें कार्य विभाजन का भी अधिकार दिया गया, कार्य विभाजन भी कर सकती हैं। और इसके अधीन वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या जो थी वो 3 थी। तो इनकी जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 3 प्रशासनिक सेवा करने वाले भी सदस्य होते थे। और मद्रास और मुंबई के प्रांतों की विधान सभाओं को विधान निर्माण हेतु सशक्त किया गया था। तो मद्रास और मुंबई की जो विधान सभाएं थी उनमें विधि निर्माण कर सकती थी, ये सशक्त किया गया था। अब देखिए, 1892 में आप क्या देखते हैं इस अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम 1892, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा दिया गया। यानी कि अब जो है अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार था केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद और वायसराय दोनों मिलकर के अतिरिक्त सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है 1892 में देखने को मिलता है। और केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत कितने सदस्य मनोनीत किए गए, मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, यानी कि न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य अब मनोनीत कर सकते हैं। यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद होगी उसमें अब न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य जो है नियुक्त कर सकते हैं, मनोनयन कर सकते हैं। अब देखिए, मुंबई मद्रास की जो परिषद थी, मुंबई और मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, भाई मुंबई में 8 और 8 जो है मुंबई और मद्रास की जो परिषद थी उसमें या तो 8 न्यूनतम थे और अधिकतम संख्या 20, यहाँ 20 सदस्य भी नियुक्त कर सकते हैं अधिकतम। देखिए, बंगाल प्रांत की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्य, तो अतिरिक्त जो है 20 सदस्य नियुक्त कर सकते थे। तो देखिए, मद्रास, मुंबई और बंगाल, यूं आप समझिए अधिकतम यहाँ 20 सदस्य गवर्नर द्वारा नियुक्त हो सकते, अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए जा सकते थे। देखिए, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित होता था, वही आपका 2 वर्ष। ठीक है, और देखिए इसमें क्या था कि इनके निर्वाचन हेतु
कौन सी नीति अपनाई गई? तो परोक्ष निर्वाचन नीति अपनाई गई। देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में अधिक सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो ये आपको देखने को मिलता है, ये 1892 के जो अधिनियम है। तो अब जो है इनके जो सदस्य थे विधान परिषद के, वो अब चाहे केंद्रीय हो या प्रांत के हों, ये सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है। अब देखिए, 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि प्रणाली के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय की पूर्व स्वीकृति। भाई, नवीन विधान जो है विधि निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य किया गया, यानी कि अब गवर्नर जनरल की परिषद की पूर्व स्वीकृति हुए बिना ये काम नहीं हो सकता है। आपको अगर विधि निर्माण करना है तो आपको गवर्नर या वायसराय से आपको पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप जो है विधि निर्माण के तहत सभा के लिए मतलब सभा बुला सकते हैं। देखिए, आपातकाल और विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों में विधि निर्माण का अधिकार करने वाला अधिनियम, मतलब प्रांतों में अब विधि निर्माण भी कर सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत। अगर मान लो आपातकाल है या विशेष आवश्यकता है तो गवर्नर जनरल एक विधि निर्माण भी कर सकता है, विधि निर्माण कर सकता है उस क्षेत्र में व्यवस्थापिका सभा की मदद के द्वारा। ठीक है। 1892 अंतर्गत जो प्रांतीय परिषद है उसके अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव भी किया जाता है। विश्वविद्यालय, नगर पालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर ये भी हो सकता है। और केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर होता है। ठीक है, ये देखने को मिला। और 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? तो पूरक प्रश्न और तर्कपूर्ण प्रश्न जो है नहीं पूछ सकते हैं। 1892 अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय तथा प्रांतीय सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? तो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते और तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि बजट पर बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन कैसे प्रश्न नहीं पूछ सकते? वो तर्कपूर्ण प्रश्न और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ये जो है शर्तें लागू कर दी गई। और व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी? केवल परामर्शदात्री परिषद की जैसी थी। और इसकी आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले थे। जाहिर सी बात इसकी आलोचना होगी। भाई, जब इतनी शर्तें लागू की गई, वो पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, तर्कपूर्ण प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, तो एक सिर्फ परामर्शदात्री परिषद सिर्फ परामर्श ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, उनको और कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो जाहिर सी बात है उसको गोखले जी जो है आलोचना करते हैं। और इसके द्वारा सुधारों को पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इन सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह भी देते थे इस अधिनियम के द्वारा। तो ऐसे भी नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे कि कहते थे कि इससे पूर्ण लाभ भी उठा सकते हैं भारतीय लोग, है ना। और इसके द्वारा केंद्रीय परिषद के जो सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके सदस्य बने थे। और राज बिहारी बोस भी, हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले इसकी आलोचना भी देखने को मिलता है, राज बिहारी बोस भी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इसके सदस्य बने थे, तो ये भी देखने को मिलता है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये आपको देखने को मिलेगा भारत परिषद अधिनियम 1919। तो देखिए, इस परिषद को अन्य नाम से किसके मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये किस वर्ष 1910 में लागू हो गया, जनवरी जैसे ही 1910 जनवरी पहले महीने में ही लागू हो गया। देखिए, 1909 अधिनियम के तहत वायसराय की केंद्रीय परिषद में जो अतिरिक्त सदस्य थे वो 60, मतलब परिषद अब बड़ी होती जा रही। तो अब जो है 1909 के अधिनियम में ये घोषित कर दिया गया कि अब बढ़ा करके संख्या कितनी कर दी गई, 60 सदस्य, क्योंकि अब पूरे भारत पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण हो गया है।
यूँ समझिए आप लोग। तो अब ज़ाहिर सी बात है 60 सदस्य हो जाएँगे, तो वायसराय की परिषद में कुल कितनी संख्या हो गई थी? तो अभी आपने देखा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्य की संख्या 60 हो गई थी और वायसराय की परिषद में कुल सदस्य कितने थे? तो भाई अतिरिक्त सदस्य 60 थे और कुल सदस्य 69 थे, यानी कि 69 सदस्य थे। तो ये आपको देखने को मिलता है। और देखिए किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ये चीज़ देखने को मिलता है कि 1909 के द्वारा जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ये इसीलिए बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुसलमानों के लिए एक पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना कर दी गई। ठीक है, पृथक प्रतिनिधित्व की स्थापना कर दी गई। और दूसरी चीज़ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के द्वारा भविष्य में देश में विभाजन की आधारशिला तैयार करने। जाहिर सी बात है, जब मुसलमानों को तुम अलग प्रतिनिधित्व दे रहे हो, तो उनको एक विशेष दर्जा दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है मुसलमान जो है जो एक स्पेशल वर्ग है उसको आप अगर विशेष अधिकार दे रहे हो, तो वो भी अपने अधिकारों को समझ करके वो थोड़ा सा अलग होने का प्रयास करेगा कि मेरे अधिकार मैं अपने हक को लेकर के रहूँगा। तो इस प्रकार से मतलब जो मुस्लिम थे उनको एक सांप्रदायिक विभाजन देखने को मिलता है, धीरे-धीरे करके सांप्रदायिक विभाजन जो है इसकी आधारशिला देश में तैयार हो गई। कुल मिला के इसी के द्वारा ये शुरुआत हुई कि मुस्लिम को अलग दर्जा दो, मुस्लिम को दोगे, सिख को अलग दोगे तो उसको अलग दोगे, फिर धीरे-धीरे करके सब धीरे-धीरे भारत में अलगाव की धारणा पैदा होने लगेगी। तो ये अधिनियम ऐसा किया जाता है। देखिए लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं, तो कौन सी सुविधाएं? पृथक निर्वाचन की सुविधा और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भाई लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना जाता है। किसका? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। और भारत सचिव लॉर्ड मार्ले यानी कि भारत सचिव जो लॉर्ड मार्ले थे, तो जाहिर सी बात है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है क्योंकि मार्ले मिंटो विभाजन था ही, है ना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था ही। तो एक तो ये, तो इसलिए इनको जन्मदाता माना जाता है और भारत सचिव जो उस समय लॉर्ड मार्ले थे, इनने निर्वाचन हेतु एक पृथक निर्वाचक मंडल, और वो पृथक निर्वाचक मंडल क्या बनाया? मिश्रित निर्वाचक मंडल, एक निर्वाचक मंडल की सिफारिश करी और वो मिश्रित निर्वाचन मंडल था। देखिए इस अधिनियम के द्वारा एक विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया। क्या रखा गया? विधि निर्मात्री सभा बनाया गया और उसको विधि निर्मात्री जो परिषद थी उसका नाम व्यवस्थापिका सभा रखा गया। और क्या था? सुधारों की प्राकृतिक प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष थे एटी अरुंडेल जी थे, जो कि रिपोर्ट पेश किया था। तो देखिए इन सुधारों की, और 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य, भाई प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा को नियुक्त किया गया। तो 1909 में जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद का गठन हुआ, उस परिषद में भारतीय सदस्य केवल एक भारतीय सदस्य जो कि नियुक्त हुए थे सबसे पहले, तो प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देखिए केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों का विस्तार का अधिनियम 1909। ठीक है, इसमें व्यवस्थापिका सभा जो थी केंद्रीय और प्रांतीय, उन व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों का विस्तार देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियम के लिए क्या मतलब आवश्यक था? तो शाह परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। 1909 परिषद के कानून के अनुसार ब्रिटिश निर्वाचन क्षेत्रों की श्रेणियां कितनी थी? 3 थी। और विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न
पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा? तो 1909 के द्वारा ये पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज कि विधायी सदस्यों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था, तो 1909, यानी कि 1909 भारतीय परिषद जो कि अब परिषदों में लोकहित के विषय पर बात करेगा, यानी कि लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। कहा गया कि अब इस परिषद के अंतर्गत लोकहित के विषय में बात की जाएगी, उनको भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये जो है दिखावा था अंग्रेजों का। अब देखिए 1919 का अधिनियम क्या बताता है? भारतीय शासन अधिनियम 1919। देखिए अधिनियम 1919 इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918, ये रिपोर्ट 1918 में आई और इसी के अंतर्गत अधिनियम 1919 बनाया गया। और उसका उद्देश्य क्या था? भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अब देख लेते हैं 1919 अधिनियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रस्तावना क्या थी? अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों को, देखिए प्रस्तावना में अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों को भी रखा गया। किसमें? 1919 की प्रस्तावना में। जो अधिनियम था इसकी प्रस्तावना में अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों को रखा गया। अब देखिए 1919 कब पारित किया गया? दिसंबर 1919 में। और ये लागू कब किया गया? जनवरी 1919 में। 3 जनवरी 1921 को लागू किया गया, यानी 2 साल बाद ये अधिनियम लागू हो गया। 1919 का अधिनियम हालांकि 1919 में बनाया गया, लेकिन ये लागू हुआ 2 साल बाद, 3 जनवरी 1921 को लागू हुआ। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए किस प्रणाली? तो ये दायर की प्रणाली का स्थापना होती है, यानी कि द्वैत शासन की स्थापना होती है। द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना होती है। देखिए द्वैत शासन प्रणाली, तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जाता है कि दायर की जो प्रणाली है, द्वैत शासन प्रणाली है, इसको उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए जो है, जो दायर की प्रणाली जो अपनाई जा रही वो किस अधिनियम में अपनाई जाएगी? तो दायर की आप 1919 के अधिनियम को जोड़ करके देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि दायर की जो है यानी कि द्वैत शासन प्रणाली है, ये किस अधिनियम में लागू हुई? तो ये किस अधिनियम में? तो ये जो है इसको अपनाया गया 1919 के अधिनियम में। देखिए कार्यकारी परिषद के में शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। तो आरक्षित और हस्तांतरित विषय आपको देखने को मिलते हैं। जो प्रांतीय कार्यकारी परिषद है 1919 की, उसमें शक्तियों का विभाजन हो जाता है और वो शक्तियां 2 प्रकार से विभाजित होती हैं। एक तो आरक्षित शक्तियां, कुछ कुछ रिजर्व शक्तियां होती हैं और कुछ हस्तांतरित विषय भी होते हैं। इन 2 विषयों में यानी कि शक्तियों का विभाजन होता है। देखिए हस्तांतरित विषय क्या होते हैं? हस्तांतरित विषय जो राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर, हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? तो मंत्रियों की सलाह पर। मतलब ये क्वेश्चन है कि जो गवर्नर है वो हस्तांतरित विषय पर जो कार्य करेगा वो उसको सलाह लेनी होगी, और वो ऐसे हस्तांतरित विषयों पर ऐसे वो नहीं कर सकता है कार्य, उसको मंत्रियों की सलाह पर जो है कार्य करना होगा। अब देखिए आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह लेगा? तो देखिए हस्तांतरित विषयों पर मंत्री की सलाह लेगा, और जो आरक्षित विषय हैं उस पर कार्यकारी परिषद की सलाह लेगा। तो ये बात आप याद रखेंगे कि 2 विषय इसमें बना दिए गए इस अधिनियम के अंतर्गत, और हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय के लिए उसको कार्यकारी परिषद की सहायता लेनी पड़ेगी गवर्नर को, और जो हस्तांतरित विषय हैं उसके लिए मंत्रियों की सलाह लेनी पड़ेगी। पहली बार किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया? तो भाई 1919 में केंद्रीय और प्रांतीय विषय जो है विभाजन कर दिया गया। पहली बार ये विभाजन देखने को मिलता है। देखिए प्रांतीय और केंद्रीय सरकार द्वारा शक्तियों का विभाजन न्याय गमन नियमों के अनुसार किया गया। देखिए संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार की गई। यूं आप समझिए कि एकात्मक से, पहले सरकार को एकात्मक रूप से चलाया जा रहा था, लेकिन एकात्मक से अब संघात्मक की ओर परिवर्तित होने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि डायरकी सिस्टम, ये जो है डायरकी सिस्टम के द्वारा प्रतीत हो रहा है। ठीक है। अब देखिए 1919 के अधिनियम के अंतर्गत अधीन केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति अगर मान्य मत किसका होता है? भारत केंद्र सरकार का। देखिए 1919 अधिनियम का झुकाव किसकी ओर था? संघात्मक सरकार की ओर था। ठीक है।
और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में के स्पष्टीकरण, मत और निर्णय अंतिम होता था गवर्नर का। गवर्नर जो कहेगा वही सही होगा, यूं आप समझिए। यानी कि प्रांतीय विषयों पर अगर भ्रम की स्थिति हो रही है तो गवर्नर उसका स्पष्टीकरण दे सकता है, उस पर मत दे सकता है, उस पर निर्णय दे सकता है, और इसी का निर्णय मान्य होगा। और कोई निर्णय देगा तो मान्य नहीं होगा, चाहे कार्यकारी परिषद हो चाहे जो, लेकिन उसको गवर्नर का अंतिम निर्णय ही स्वीकार्य होगा। देखिए, भारत के गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो भाई 9 प्रांत है जिसमें डायरकी सिस्टम लागू हुआ था। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि डायरकी सिस्टम जो लागू हुआ, द्वैध शासन प्रणाली, वो कितने प्रांतों में देखने को मिलता है? तो वो 9 प्रांतों में देखने को मिलता है। यानी कि जो गवर्नर के अधीन था, गवर्नर के अधीन जो प्रांत थे, 9 प्रांत, उसमें डायरकी सिस्टम देखने को मिलता है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषद किस प्रकार की थी? तो एक सदनीय विधान परिषद थी। एक सदनीय थी, नॉट दो सदनीय। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। तो यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली देखने को मिलती है। इसी अधिनियम में आपको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी देखने को मिलती है। और दूसरी चीज, 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था थी, वो कुछ वर्गों में बांट करके दी गई थी, क्योंकि अब पृथक निर्वाचन की शुरुआत हो चुकी थी। तो यूं आप समझे कि पृथक निर्वाचन जो किन वर्गों में दिया जा रहा था, तो सिख, भारतीय ईसाई वो जो क्रिश्चियन आए थे और यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार किया, और फिर कुछ भारतीय, कुछ इंडियंस जो है क्रिश्चियन हो गए, तो वो भारतीय ईसाई, ठीक है। और यूरोपीय यूरोपीय और आंग्ल भारतीय जो अंग्रेज आए और यहाँ आकर के बस गए और फिर यहाँ आकर के मैरिज वैरिज कर लिया, तो वो जो है इंडियन वो जो है आंग्ल भारतीय हो गए। तो इनके लिए, और यूरोपीय जो थे सदस्य, और भारतीय ईसाई और सिख, इस प्रकार से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी देखने को मिलती है। तो ये आपको 1919 अधिनियम में देखने को मिला। और देखिए क्या परिवर्तन आया कि जो प्रांतीय विधान परिषद थी, उसमें दलित वर्ग और श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी। तो इस अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय परिषदों में दलित वर्ग और श्रमिक आदि का प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई। किस आधार पर व्यवस्था की गई? मनोनयन के द्वारा व्यवस्था की गई, ठीक है। अब मनोनयन किया जाएगा, और दलित वर्ग का भी और क्या, श्रमिक वर्ग का भी, इनका मनोनयन किया जा सकता था। देखिए, भारत सरकार द्वारा 1919 में प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार की थी? तो अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग था। देखिए, प्रांतीय विधान मंडलों में प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम का था? तो 1919 का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब प्रांतीय विषयों पर विधि बना सकते हैं। और कौन विधि बना सकता है? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में जो प्रांतीय विधान मंडल है वो बना सकते हैं। प्रांतीय जो विधान मंडल हैं वो प्रांतीय विषयों पर विधि बना सकते हैं, ठीक है। अब इस अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो अब जो है बजट पेश करना होगा, और प्रत्येक वर्ष बजट पेश करना होगा, वो भी किसके समक्ष? विधानमंडल के समक्ष प्रति वर्ष जो है बजट भी पेश किया जाएगा। ये भी इस अधिनियम के द्वारा किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय जो विधानसभा थी उनका कार्यकाल भी निर्धारित किया गया 3 वर्ष। तो कहने का मतलब जो प्रांतीय विधानसभा थी उनका कार्यकाल निर्धारित किया गया, और उनके समक्ष जो विधानमंडल थे उनके समक्ष जो है बजट पेश करने का अधिकार दिया गया, और प्रतिवर्ष और क्या दिया गया? विधि बनाने का अधिकार दिया गया जो विधानमंडल थे। और क्या दिया गया कि वो विधानमंडल को में निर्वाचन जो था वो अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग किया गया, और उनका जो दलित वर्ग थे और श्रमिक थे उनका मनोनयन के माध्यम से किया गया। तो ये परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। और इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति सब गवर्नर के पास है। यानी कि गवर्नर चाहे तो विधान परिषद को बुला सकता है, गवर्नर चाहे तो विधानसभा को स्थगित कर सकता है, और स्थगित कर सकता है, भंग कर सकता है। ये दोनों अधिकार, और बुलाने का भी अधिकार कोई और नहीं बुला सकता, केवल गवर्नर के अलावा। देखिए, जो डायरकी सिस्टम था वो संतोषजनक ढंग से कार्य किया था।
वो सिर्फ पंजाब में देखने को मिलता है। सही तरीके से जो कार्य किया गया वो पंजाब में देखने को मिलता है। देखिए, मंत्री गवर्नर के पास प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकता है, यानी कि जो मंत्री होता वो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही रह सकता था। वो चाहे गवर्नर चाहे तो जब चाहे तो मंत्री को हटा भी सकता है और जो चाहे जिस मंत्री को रख भी सकता है। किसी को मंत्री अपने प्रसाद पर्यंत वो गवर्नर रख भी सकता है अपनी व्यवस्था में। तो कहने का मतलब है कि और ये जो अधिकार दिया गया गवर्नर को, ये 1919 अधिनियम के द्वारा देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया वायसराय को। वायसराय की अनुमति से वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है, यानी कि गवर्नर अब अध्यादेश भी जारी कर सकता है। और ये वांछित शर्त जो थी वो यही थी कि वायसराय से पूछना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब वायसराय से अनुमति लेनी पड़ेगी, यूं ही गवर्नर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई, ये भी देखने को मिलता है। और देखिए, इस अधिनियम के द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई 1919 के द्वारा। और 1919 के द्वारा राज्यसभा कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। और 1919 के द्वारा विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, यानी कि आर्थिक बिल। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई, यानी कि न्यूनतम 8 और अधिकतम 12। और 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनः निर्धारित की गई 3, यानी कि 2 से बढ़ा करके अब 3 निर्धारित कर दी गई। देखिए, ये जो है देखने को मिला। और इस किन विषयों पर भारतीय परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल का मत अति आवश्यक है? तो इंडियन काउंसिल का मत यानी कि भारतीय परिषद का मत अति आवश्यक है, वो आय व्यय और अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम। और किस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया? तो 1919 की भारतीय सरकार अधिनियम। और इसका प्रावधान केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश किया जाएगा, ये भी निर्धारित किया गया। तो 1919 के अधिनियम में केंद्रीय बजट, प्रांतीय बजट, इसको अलग अलग पेश होंगे, ये भी निर्धारित कर दिया गया। और पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आप लोग देख रहे हैं लोक सेवा आयोग, वो जो है इसी अधिनियम के द्वारा 1919 के द्वारा ही स्थापना की गई। और केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट अब अलग अलग पेश होगा, पहले एक साथ पेश होता था। तो ये चीज भी देखने को मिलता है। और लंदन में एक उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया इसी अधिनियम के अंतर्गत। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। और भारत सरकार 1919 केंद्रीय सरकार में विहित विषय थे, केंद्रीय सरकार में जो निहित विषय थे वो कौन कौन से थे? तो ये आप देखेंगे। देखिए, केंद्रीय सरकार में थे नाविक सेना, वायु संबंध, राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक, तार, मुद्रा, ऋण, आय व्यय के साधन, फौजदारी, दीवानी कानून और अखिल भारतीय सेवाएं आदि। लेकिन इसके अंतर्गत प्रांतीय सरकार में स्थानीय शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस, कारागृह आदि, ये चीजें थी जो है प्रांतीय सरकार में। 1919 अधिनियम के अंतर्गत किन लोगों के द्वारा स्वागत किया गया? तो कि कांग्रेस के मध्य मार्गियों के द्वारा। मूडी मैन समिति, तो मूडी मैन समिति जो है 1919 अधिनियम की जांच हेतु स्थापना की गई। तो ये आपको देखने को मिलता है। और जो है गवर्नर जनरल राज, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी। भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी। ये जो है 1919 अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के दिए गए विशेष अधिकारों के संदर्भ में आप देख सकते हैं। तो 1919 अधिनियम के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि वो राज भी करता है और शासन भी करता है, यानी कि कई अधिकार उसको दिए गए। देखिए, अधिनियम में भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल कौन था? सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण और उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के अंग थे, ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसका कथन है? चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण और उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के अंग थे, ये महात्मा गांधी ने कहा।